हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबका मेरे चैनल यूपीएससी पीसीएस इनसाइट में स्वागत है। आज है बीपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस मैराथन का 9वां दिन और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 131 से 150 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 131, पीएच वैल्यू ऑफ 0.1 NHCl सोल्यूशन। देखो ये गलत लिखा हुआ है, एक्चुअली ये होता है नॉर्मल HCl। हिंदी में सही लिखा हुआ है, इंग्लिश में इन्होंने गलत लिखा हुआ है, एक में मिला दिया है। तो ठीक है, इसका आंसर है वैसे 1 pH वैल्यू। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखो, जो 1 नॉर्मल होता है उसका पीएच होता है pH 0, 0.1 जो कि क्वेश्चन में पूछा गया उसका होता है pH 1, ऐसे 0.01 का हो जाएगा pH 2। बाकी इससे ज़्यादा ये कैसे आई वैल्यूज़, ये बहुत ही डिटेल में जानना मुझे लगता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स और शायद ये आउट ऑफ द सिलेबस टॉपिक है, तो उतना नहीं डिस्कस करते हैं। बस ये लॉग अगर आपने सुना होगा, लॉग से रिलेटेड है, इसलिए ये वैल्यू ऐसी आ रही है। ठीक है, आप ये रट सकते हैं। ठीक है, 1 का हो जाएगा pH 0, 0.1 का pH 1 और 0.01 का pH 2। ठीक है, ऐसे बढ़ता जाएगा ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, विच कंपाउंड इज नोन एज नाइट ग्लोइंग पिगमेंट फ्रॉम द ग्लो। देखो इसका आंसर है यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट। ये क्यों ऐसा करता है? क्योंकि ये लाइट को ऑब्जॉर्व करता है दिन में और एमिट करता है रात में, इसलिए ऐसा होता है। बाकी देखो इसमें 3 ऑप्शन और दिए गए, इनके बारे में जान लेते हैं कि इनका काम क्या है और इनका एप्लीकेशन और यूज़ क्या है। तो 132 पे चलते हैं। 132 में देखो पहले ऑप्शन में कॉपर सल्फेट डोप्ड है। तो ये क्या है? इसका काम है वाटर प्योरीफायर और इम्प्रूव सोलर सेल और क्रिएट एंटी माइक्रोबायल कोटिंग, ताकि उसमें बैक्टीरिया ना लगे या वायरस से इफेक्ट ना हो कोई चीज़। फिर दूसरा ऑप्शन जो इसमें सी ऑप्शन में वो बेरियम सल्फेट डोप्ड कॉपर, इसका काम क्या है? नैनो मेडिसिन बनाना। ठीक है, और मटेरियल साइंस में यूज़ होता है और एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह यूज़ होता है। और डी ऑप्शन में जो दिया गया वो है बोरॉन ऑक्साइड एंड कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसका यूज़ जो है मोस्टली वो नैनो टेक्नोलॉजी में होता है और मटेरियल साइंस में होता है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 133, विच मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर स्मार्ट फिल्म। स्मार्ट फिल्म बेसिकली जो होता है, जो भी आप टैबलेट यूज़ करते हो, मोबाइल यूज़ करते हो, उसमें टच जो होता है वो होता है स्मार्ट फिल्म। तो उसका आंसर है इंडियम टिन ऑक्साइड। तो स्मार्ट और इसके जो है इंडियम टिन ऑक्साइड का और भी जो यूज़ है वो टच स्क्रीन में यूज़ होता है, OLEDs में यूज़ होता है, LCDs में यूज़ होता है। ठीक है, बाकी इसमें देखो BCD में जो ऑप्शन दिए गए इनके बारे में जान लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ जो होता है वो होता है फिलर्स इन प्लास्टिक पेंट्स और ये सब ऐसा है। और जिंक का जो यूज़ होता है, जिंक क्लोराइड जो है इसका यूज़ होता है बैटरी में यूज़ होता है। सिलिका का यूज़ ग्लास और सिरेमिक में होता है। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं 134, विच मेटल कंपाउंड इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा। कार्सिनोमा जो है टाइप ऑफ स्किन कैंसर है। ठीक है, 2 टाइप इसके होते हैं, एक कार्सिनोमा और एक मेलानोमा। तो एक जो है उसमें से कार्सिनोमा है। तो इसको ट्रीटमेंट के लिए जो यूज़ किया जाता है प्लेटिनम या प्लेटिनम बेस्ड कंपाउंड जो होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, बाकी फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं 135, विच कंपाउंड इज़ यूज्ड इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब देखो इसका आंसर है लिवोनोगेस्ट्रेल। ठीक है, लिवोनोगेस्ट्रेल। और इसमें देखो ए ऑप्शन जो है वो है कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी, और ये जो है वैनलक्साफिजाइन। ठीक है, ये एंटी डिप्रेसेंट में यूज़ होता है और सिट्रिजिन के बारे में आप जानते हैं, ये एलर्जी में यूज़ किया जाता है। बाकी ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं 136, वाई ऑयल इज़ नॉट स्टोर्ड इन गैल्वनाइज्ड आयरन पोर्ट। देखो इससे क्या होता है कि जो ऑयल जो होता है वो जो अंदर की सरफेस जो होती है गैल्वनाइज सरफेस, उससे रिएक्ट करता है ऑयल। तो रिएक्ट करेगा तो देखो कुछ ना कुछ कंपाउंड बनेगा। जैसे आपने देखा होगा वाटर जो है वो आयरन से रिएक्ट करता है ऑक्सीजन की, उसमें तो रस्ट बनता है, जंग लग जाता है लोहे में। तो ऐसे ये भी ऑयल भी रिएक्ट करता है। तो उससे क्या होगा कि टॉक्सिक कंपाउंड बनता है। अब वो टॉक्सिक कंपाउंड जो है ऑयल जो अंदर रहता है उससे मिलता है, तो ऑयल की क्वालिटी ख़राब होती है। ठीक है, और जब रिएक्ट करेगा तो उससे क्या होगा कि कोरोजन भी होगा, जंग लगेगा अंदर की सरफेस में, गैल्वनाइज्ड आयरन पॉट में। आयरन का जो बर्तन होता है इसमें, इसलिए जो है आयरन के बर्तन में ऑयल नहीं रखते हैं। इसलिए जो है इसमें ऑल द अबव ऑप्शन सही है। ठीक है, 137 चलते हैं। विच कंपाउंड इज यूज्ड फॉर इंक्रीज ऑफ ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन रेटिंग। तो ऑक्टेन रेटिंग जो होती है उसके लिए यूज़ होता था टेट्रा एथिल लेड। फिलहाल के लिए इसको जो है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंडर में इसको बैन कर दिया गया। इंडिया में भी अब बैन हो गया है। तो लेड पेट्रोल बेसिकली अब नहीं मिलता है। इसका अल्टरनेटिव जो अदर हाइड्रोकार्बन्स हैं, जैसे बेंजीन हो गया, टोलियन हो गया, जाइलिन हो गया, ये यूज़ होता है। तो ऑक्टेन रेटिंग जो होता था, टेट्राएथिल लेड का यूज़ होता था ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने में। इससे क्या होता है? प्रिवेंट इंजन नॉकिंग, इंजन की नॉकिंग जो है वो इसको प्रिवेंट करता था, प्लस इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाता था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन चलते हैं 138, फुल फॉर्म ऑफ PHBB बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो इसका फुल फॉर्म है पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट हाइड्रोक्सिल वेलेरेट। इसका ये फुल फॉर्म है। इसका देखो, और इसका जो यूज़ है वो है, एक तो ये बायोडिग्रेडेबल है, दूसरा नॉन टॉक्सिक है और बायो कंपेटिबल है, और ये थर्मोप्लास्टिक पॉलिस्टर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 139, इसमें बोल रहा है हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाई। देखो हार्मोन्स जो हैं वो सिक्रेट करती हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? सॉरी, इंडोक्राइन ग्लैंड्स
सिक्रेट करती हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं जो डायरेक्टली ब्लड में जो भी मटेरियल ये रिलीज़ करती हैं वो डायरेक्टली ब्लड में करती हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, थायराइड ग्लैंड हो गई। अब देखो इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है या तो स्किन पे अपने जो स्किन होती है उसके ऊपर या तो ये मटेरियल या कोई लिक्विड रिलीज़ करती हैं, या तो ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है जैसे इंटेस्टाइन हो गया, आंत हो गई, उसमें रिलीज़ करती हैं। तो जो है जैसे स्वेट ग्लैंड जो पसीना होता है बेसिकली वो एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज़ करती है। मेमरी ग्लैंड मदर्स मिल्क जो होता है वो भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। पैंक्रियाज, लीवर ये जो होते हैं ये अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो है ये मटेरियल रिलीज़ करती हैं। ठीक है, 140 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म कैरेक्टराइजेज द इंटरेक्शन बिटवीन हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस एंड अ ह्यूमन। देखो जहाँ भी वायरस आएगा, वायरस हमेशा पैरासाइट होता है, क्योंकि इसको जो है किसी बॉडी में फ्लोरिश करने के लिए, जिंदा रहने के लिए एक सेल चाहिए होती है, लिविंग सेल चाहिए होती है। ठीक है, तो ये उस पर डिपेंडेंट रहता है, और पैरासाइट जो है इसलिए इसका पैरासाइटिक नेचर है। ठीक है, ये जिस पे जाता है उसको खाता है और उसको इन्फेक्ट करता है। जैसे HIV से वायरस हो गया, ये भी पैरासाइट है। कोई भी जो भी वायरस होगा, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब पैरासाइट हैं। अब सिम्बायोसिस क्या होता है, जब कोई दो चीज़ें जो हों वो एक दूसरे को हेल्प करें, वो सिम्बायोटिक होती हैं। जैसे बॉडी के जो गट बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं, बेसिकली वो बॉडी के साथ सिम्बायोसिस में होते हैं, वो बॉडी को हेल्प करते हैं, बॉडी उनको हेल्प करती है। ठीक है, अब एंडोसिम्बायोसिस क्या होता है भाई, देखो जब एक सेल के अंदर में दूसरा एक मटेरियल जो है और उसके साथ सिम्बायोसिस में रहे, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फ्री लिविंग हुआ करता था बॉडी के अंदर 2 बिलियन में। अब ये जो है इस समय जो है एक ऑर्गन हो गया है, सेल के अंदर ऑर्गेनेल हो गया है, और ये इनसाइड सिम्बायोसिस में है। ऐसे इंडोपैरासाइटिज्म जो होता है इसमें इनसाइड जो पैरासाइट की तरह किसी सेल के अंदर जो वर्क करते हैं उनको बोलते हैं इंडोपैरासाइटिज्म, जैसे प्लाज्मोडियम हो गया, अमीबा हो गया, ये सब। ठीक है, 141 क्वेश्चन चलते हैं। विच क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन इज़ द फर्स्ट टू बी प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन मैंने कुछ थोड़ा सा तैयार किया, उसको देखते हैं। 141 पे चलते हैं। 141 पे देखो उसमें क्या बोला, फर्स्ट इम्यून रिस्पांस जो है देखो किससे आता है, ये IgM से आता है। बाकी देखो 5 जो और इम्यूनोग्लोबिन्स हैं इनके बारे में तुम पढ़ लेना और याद कर लेना। ठीक है, क्या है इनके बारे में, इनके एटलीस्ट इनके नाम तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इन्होंने गेम डे लिखा हुआ है, मुझे लगता है डेंजर गेम अगर आप याद रखोगे तो ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी इनका काम क्या है, ठीक है, ये आप यहाँ से याद कर लेना तो आपके लिए इजी रहेगा। अगर फिर से दोबारा क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर सकते हो। ठीक है, 142 पे चलते हैं। द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड ऑफ, मतलब बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो होती है वो किससे बनी होती है। इसमें ऑप्शन है लिपिड एंड प्रोटीन इन वेरिंग। लिपिड प्रोटीन से बना होता है और ये इसका परसेंटेज जो होता है वो इस पर डिपेंड होता है स्पीसीज़ कौन सी है। जैसे शेर में अलग होता है, इंसान में अलग होगा, भैंस में अलग होगा, गाय में अलग होगा। सेल कौन सी है, जैसे हार्ट की सेल अलग होती है, स्किन की सेल अलग होती है, हेयर की सेल अलग होती है। ठीक है, और ऑर्गन कौन सा है, जैसे लीवर हो गया, हार्ट हो गया। अब देखो इसमें दिया गया है कि कुछ इन्फॉर्मेशन और है कि 3 चीज़ से बनी होती है, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। इसमें लिपिड का परसेंटेज 40 से 50 होता है और प्रोटीन का जो होता है 50 से 60 होता है और कार्बोहाइड्रेट का 5 से 10% होता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है 143। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉनसेंस कोडोन। अब कोडोन क्या होता है, बेसिकली देखो कोडोन होता है जो DNA का कॉम्बिनेशन होता है, DNA और RNA का 3 का कॉन्सिक्यूटिव कॉम्बिनेशन होता है, उसको कोडोन बोलते हैं। अब देखो 4 तरीके के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसका टोटल 64 कॉम्बिनेशन बनता है। अगर हम तीन जो है 3 अगर न्यूक्लियोटाइड्स लेके चलें और 4 टोटल न्यूक्लियोटाइड होते हैं 4 टाइप के, और इनका 3 का कॉम्बिनेशन लेंगे तो टोटल 64 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, अब देखो उसमें सेंस कोडोन जो होता है वो 61 होता है, नॉन सेंस जो होता है वो 3 होते हैं, और उन्हीं 3 के बारे में पूछा गया, उनमें से एक आंसर जो है ये है। ठीक है, UAA, UAG और UGA, तो ये जो है ये एक आंसर है इसमें, UAA। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 144। द स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन आर नोन एज। तो जो जिन स्पीसीज़ का जो है ये रिस्क रहता है कि वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, ये ख़त्म होने के चांसेस हैं या उसका रिस्क है, वो इंडेंजर्ड में आते हैं। बाकी इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो ये जो IUCN के बारे में आपने सुना होगा, IUCN जो है कैटेगराइज करता है कि किस स्पीसीज़ को कितना रिस्क है, उसके बेसिस पे कैटेगराइज करता है सारी स्पीसीज़। उसमें देखो कि कोई ऐसी स्पीसीज़ जिसका इवोल्यूशन ही नहीं किया गया है, कि उसके बारे में कोशिश ही नहीं की गई जानने की, और एक होता है कोशिश की गई लेकिन डेटा नहीं मिला उसके बारे में कि वो कहाँ पे कितना है, किस जगह पे कितने प्रेजेंट है उनकी पॉपुलेशन, और एक है कि उसकी पॉपुलेशन एबंडेंट है, कोई टेंशन नहीं है, जैसे कि नील गाय इस कैटेगरी में आती है। ठीक है, उसके बाद नियर थ्रेटेंड, ये थोड़ा सा थ्रेट स्टार्ट हो रहा है, वल्नरेबल हो गई है, मतलब उनकी पॉपुलेशन कम हो गई है, चाहे वो हंटिंग से चाहे क्लाइमेट चेंज से। इंडेंजर्ड और ज़्यादा रिस्क है उनका, क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क है कि वो जल्दी ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी इस धरती से। और एक है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, मतलब भाई अब वो जंगल में नहीं रहे, अब वो सिर्फ जू में है, जू में उनको जो है रिप्रोड्यूस किया जा रहा है फिर से, ताकि उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाए। और एक्सटिंक्ट मतलब ख़त्म, मतलब पूरा धरती पे है ही नहीं है,
डोडो आपने सुना होगा, डोडो डोडो ख़त्म हो चुके हैं। तस्मानियन टाइगर अगर आपने सुना होगा, तस्मानियन टाइगर, जैसे तस्मानियन टाइगर एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है। बाकी IUCN के बारे में जान लेते हैं। देखो IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये 1948 में बना था। इसका हेडक्वार्टर जो है ग्लैंड में है, कहाँ पे, स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। और इसके मेंबर जो हैं वो गवर्नमेंट, साइंटिस्ट और NGO हैं। उसका काम क्या है, टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड इंश्योर सस्टेनेबल रिसोर्स यूज़। और इसके टोटल कितने मेंबर्स हैं, 1400 मेंबर हैं, ठीक है। और बाकी IUCN रेड लिस्ट, जो ऊपर हमने देखा, रेड लिस्ट, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, ये सब जो है IUCN ने कभी स्टार्ट किया था कैटेगराइजेशन, 1964 में किया। तो हर 4 साल में जो है IUCN की रेड लिस्ट आती है, निकलती है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 145, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ खरीफ क्रॉप। देखो इसका आंसर है शुगर केन। बाकी बार्ले, ग्राम, वीट, ये जो रबी क्रॉप हैं, ठीक है। बाकी अब देखो सारी क्रॉप के बारे में हम ये जानेंगे कि उनका क्या ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है और क्या कितना प्रेसिपिटेशन, कितना पानी चाहिए होता है। जैसे ये ट्रॉपिकल क्रॉप है, ठीक है, 20 से 30 डिग्री आइडियल टेम्परेचर इसको चाहिए होता है, 75 से 150 सेंटीमीटर के लिए इसको बारिश चाहिए होती है। तो वैसे ही वीट के बारे में भी जान लेंगे और नोट्स में अपने लिख लेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन 146, जाइलम। जाइलम इज इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग। देखो जाइलम का ये काम पूछ रहा है कि जाइलम का है काम क्या, तो उसमें इसका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स। अब देखो थोड़ा सा देखो इसमें देख लेते हैं। जैसे ये प्लांट हो गया, ये प्लांट है, तो ये सरफेस जो बाहर वाली होती है ये होता है जाइलम, और अंदर वाली जो सरफेस होती है ये होता है फ्लोएम, अंदर फ्लोएम होता है। तो अब देखो इस दोनों में डिफरेंस दिया गया है। वाटर एंड मिनरल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो जाइलम करता है, और सिर्फ वन वे होता है, ये वन वे, रूट से स्टार्ट होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसा नहीं कि ऊपर से नीचे आ रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बट फ्लोएम का काम क्या है, वाटर और फूड, जो पत्तियाँ खाना बनाती हैं प्लस वाटर, दोनों को ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 वे सप्लाई होती है, ठीक है, 2 वे सप्लाई होती है। सेम चीज़ यहाँ भी दिया गया है, ठीक है। जाइलम, अगर आप जाइलम बोलते हो तो जाइलम ये याद रखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। जाइलम मतलब जाइलम जल, जल से याद रखो, जल से। अब अगला क्वेश्चन है 147, हु वाज द फर्स्ट टू यूज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वस्कुलर टिश्यू इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। देखो इसको AP दी कॉन्डोल ने किया था, ऑगस्टिन पायरमस दे कॉन्डोल, ठीक है। इन्होंने जो कैटेगराइजेशन किया था वो जाइलम फ्लोएम के बेसिस पे किया था। और बाकी देखो ऑप्शन ए जो इसमें है एंगलर एंड प्रांतिल, इन्होंने क्या प्लांट क्लासिफिकेशन किया था। और ये बेंथामैन होकर ने जो किया था, इन्होंने सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। सीड प्रोड्यूसिंग जो भी प्लांट होते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 148, द पार्ट विच वी ईट इन मैंगो इज़। देखो मैंगो में जो पार्ट होता है वो हम खाते हैं, उसको इंग्लिश में तो फ्लेश बोलते हैं, ठीक है, फ्लेश ऑफ मैंगो। लेकिन उसके जो पार्ट होते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में उसका नाम अलग अलग होता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। देखो इसमें ये है, जो ये कोकोनट के लिए वैलिड है, सेम ये फ्रूट मैंगो के लिए वैलिड है, सेम एवोकाडो के लिए है। तो क्वेश्चन में मैंगो के बारे में पूछा है तो मैंगो के बारे में देख लेते हैं। जो आउटर स्किन होती है जिसको हम छील के फेंक देते हैं वो होता है एपिकार्प, और जो हम खाते हैं वो होता है मेसोकार्प। और जो गुठली होती है, गुठली के बाहर का जो सरफेस, जो हार्ड वाला सरफेस होता है, एंडोकार्प होता है। अंदर एम्ब्रियो होता है, ठीक है, जिससे पौधा बनता है। और उसके बाद एंडोस्पर्म अंदर होता है, और सीड कोट को जो सीड करता है ये अंदर वाले पोर्शन को, वो होता है। सेम देखो यही होगा, कोकोनट में भी होता है एक्सोकार्प, एम्ब्रियो, कोको वाटर अंदर होता है, ठीक है, एंडोस्पर्म। और जो हम खाते हैं वो होता है ये वाला पोर्शन। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 149, ठीक है। 16 सितंबर को क्या होता है, ओजोन डे होता है, और ओजोन डे पूछा गया है। अब इसमें देखो 3 और डेट्स दी गई हैं। एक है 5 जून जो कि इन्वायरमेंट डे होता है। 21 अप्रैल को जो होता है वो होता है वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, प्लस साथ में नेशनल सिविल सर्विसेज डे। और फिर उसके बाद B में दिया गया 5 सितंबर को देखो होता है इंटरनेशनल वॉलंटियर डे एंड वर्ल्ड सॉइल डे। अब 150 क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। माइक्रोराइजल एसोसिएशन, द एडवांटेज ऑफ द प्लांट। इसमें माइक्रोराइजल एसोसिएशन जो होता है इसके हमें प्लांट का एडवांटेज पूछा है। देखो ये हो गया प्लांट, ठीक है, और ये हो गया फंगस, यहाँ से कनेक्टेड होते हैं माइक्रोराइजल्स, ठीक है। अब इसमें प्लांट का क्या बेनिफिट है वो पूछा गया है। तो देखो इसमें क्या होता है, इंक्रीज्ड मिनरल एब्जॉर्प्शन एंड डिजीज़ प्रोटेक्शन, ये 2 चीज़ें होती हैं, डिजीज़ को भी प्रोटेक्ट करता है। और इसमें फंगस जो होता है उसका क्या बेनिफिट होता है, फंगस, ठीक है, उसके बारे में देखो देख लेते हैं। ये है, इसमें क्या होता है कि दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। फंगस एंड रूट्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट क्या प्रोवाइड करता है फंगस को, कार्बोहाइड्रेट मतलब फूड प्रोवाइड करता है। और फंगल क्या प्रोवाइड करता है, एक्सट्रैक्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट। और फंगस जो है भाई वाटर और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है सॉइल से, ठीक है। और ये न्यूट्रिएंट एक्सचेंज होता है, वो उसको फूड प्रोवाइड करता है, वो उसको प्रोवाइड करता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट, प्लस साथ में डिजीज प्रोटेक्शन भी देता है ये फंगस जो है प्लांट को।
ठीक है, इसी के साथ हमने आज डिस्कस कर लिया है 71st बीपीएससी का पूरा पेपर डिस्कस कर लिया है, 71st बीपीएससी। ठीक है, और कल मैं कोशिश करूँगा कि एक स्ट्रेटजी का वीडियो बनाऊँ। ठीक है, फुल स्ट्रेटजी का वीडियो बनाऊँगा, और परसों से मतलब डे आफ्टर टुमारो मतलब 3 जून, ठीक है, 3 जून से 70th बीपीएससी का डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये करना है कि आप जो है ये 71st है, इसको पूरी तरह रिवाइज़ कर लो, और 4 पेजर नोट्स, 4 to 5 पेजर आप नोट्स बना लो, ताकि इसको आराम से ईजिली रिवाइज़ कर सको। अब ये मत सोचना कि ये वीडियो बार बार देखोगे आप तो रिवाइज़ हो जाएगा, नहीं, बार बार वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली नोट्स को जो है उसको रिवाइज़ करना है, बार बार रिवाइज़ करना है, और इसको इतना शॉर्ट कर लेना है कि आप 30 to 40 मिनट्स में आप पूरा अपना नोट्स जो है रिवाइज़ कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद द पेशेंस। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि उनका भी प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स पेपर का रिवीजन हो सके। थैंक यू।